फिर हम लोगों को अब स्टार्ट करना है यहाँ से, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब अब हम लोग गुड्स तक का तो डिस्कस कर लिया कि जब हम लोग गुड्स सप्लाई करते हैं तो उन केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि जब हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में है या जब हम लोग सर्विस दे रहे होते हैं तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। आपको इनमें से कोई भी इनमें से अर्लीस्ट आपको कंसिडर करना है। इफ द इनवॉइस इज इशूड इन टाइम, पहले तो आपको देखना है कि इनवॉइस टाइम पर इशू है कि लेट इशू है। अगर इनवॉइस जो है वो टाइम पर इशू हो गया है तो इट इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट और इनवॉइस डेट विच इज अर्लियर के मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेना है। दो डेट में से जो भी पहले हुआ है उसको आपको टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेना। अगर इनवॉइस जो है वो टाइम पर इशू नहीं हुआ है, नॉट इशूड ऑन टाइम, तो उस केस में अर्लियर ऑफ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पर कौन सी दो डेट कंपेयर करनी है, इनवॉइस डेट एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच आर इज अर्लियर। और जब आपने इनवॉइस लेट इशू किया है तो उस केस में फिर हम लोग इनवॉइस डेट को नहीं कंसिडर करेंगे, उसके बदले हम लोग कंसिडर करेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी कौन सी तारीख को सर्विस दी थी उसमें उस वो डेट या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हम लोग कंसिडर करेंगे। इन एनी अदर केस डेट ऑन विच इज इनके अलावा कोई और अगर केस है सर्विस का तो वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कंसिडर किया जाएगा, डेट ऑन विच रेसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, यूजुअली 90% ऑफ द केसेस विल बी सॉल्व यूजिंग दिस प्रोविजन ओनली, तो इस वाले प्रोविजन पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको जब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बिकम योर टाइम ऑफ सप्लाई। एंड अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल हैव टू बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ तो ये, इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो ये, तो भाई टाइम ऑफ इशू है क्या, कब तक में इनवॉइस इशू करेंगे तो उसको टाइम पर इशू माना जाएगा। तो उसको यहाँ पे समझाया है कि टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज as per section 31(2) read with the rule 47 of CGST rules, the tax invoice needs to be issued either before the provision of service or within 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेरे को अगर इनवॉइस इशू करना हो तो इनवॉइस कब तक में इशू हो जाना चाहिए, या तो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ उसके पहले मेरे को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, या फिर लेट में लेट सर्विस दे देने के बाद के 30 डेज के अंदर अंदर मुझको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। अगर मैंने उतने टाइम में इनवॉइस इशू कर दिया तो मतलब माई इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम। बट अगर मैं 30 डेज के बाद इनवॉइस इशू करता हूँ तो मतलब मेरा इनवॉइस जो है वो टाइम पर इशू नहीं हुआ है। और अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ है तो ये सेकेंड वाला प्रोविजन कंसिडर किया जाएगा, और अगर इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ है तो ये फर्स्ट वाला प्रोविजन कंसिडर किया जाएगा। ये 30 डेज वाला जो टाइम है ये नॉर्मल केसेस में है, बट अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है या फिर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी है तो उस केस में आप सर्विस प्रोवाइड करने के 45 डेज तक भर में भी इनवॉइस इशू करेंगे तो भी इट विल बी कंसिडर्ड एज इनवॉइस इशूड इन टाइम। ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी केसेस में 30 डेज तक का टाइम है कि आपको 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए। बट अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उस केस में आप सर्विस प्रोवाइड करने के पहले भी इनवॉइस इशू कर सकते हैं, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद 45 डेज तक में आप इनवॉइस इशू करेंगे तो भी आपका इनवॉइस जो है वो इशूड इन टाइम कहलाएगा। फिर यहाँ पर जो सेकेंड प्रोविजन है उसको भी ध्यान से देखना है।
इन केस ऑफ सीसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, मतलब मान लो सर्विस लंबी है या फिर लंबे टाइम तक चलने वाली है, स्टार्ट कर दिया और सर्विस पूरी तरीके से कंप्लीट होने से पहले ही अगर सर्विस जो है वो स्टॉप कर दी, सीज हो गई यानी कि कैंसिल हो गई, तो फिर उस केस में टाइम लिमिट क्या होगा? तो इन केस ऑफ सीसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, द इनवॉइस to the extent the supply made before such cessation should be issued at the time when the supply ceases। मतलब कि अगर मेरा 1 महीने का सर्विस देने का डिसाइड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट और 15 दिन के अंदर अंदर ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, तो मेरे को 15 दिन तक में, मतलब जिस दिन पे मेरा सर्विस जो है वो सीज हुआ है, उस दिन तक में मेरे को अपना इनवॉइस इशू कर देना चाहिए फॉर द वर्क दैट आई हैव डन। मैंने 15 डेज में अगर 15 डेज में जितना काम किया है उतनी ही सर्विस का इनवॉइस इशू करना है और उस दिन तक में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, ये है टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अब एक और बात, एडवांस की बात करें तो अगर आप लोग को अभी मैंने रिवीजन में भी याद दिलाया था कि जब हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो वहां पे हम लोगों को कोई भी तरीके का एडवांस रिसीट जो है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है, बट दैट इज ओनली इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एज फार एज इट इज द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो वहां पर एडवांस जो है अगर आपको मिलता है तो आपको देखना है कि आपको कितना एडवांस मिला है। अगर आपको 1,000 रुपए तक का एडवांस मिला है तो उस केस में आप उस एडवांस को इग्नोर कर सकते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कंसिडर मत करिए। बट अगर आपको 1,000 से ऊपर का एडवांस मिला है, अमाउंट ग्रेटर देन ₹1,000 इज रिसीव्ड एज एडवांस, देन इन दैट केस दैट डेट ऑफ एडवांस रिसीट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग आउट टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब तब उस डेट को इग्नोर नहीं किया जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस में ही आपको ध्यान देना है। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में एडवांस को पूरी तरीके से इग्नोर करना है, चाहे वो 1,000 का एडवांस हो या 1,000 से ऊपर की अमाउंट का एडवांस हो, वहां पर आपको एडवांस इग्नोर करना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है। कि भाई क्योंकि ऊपर के प्रोविजन में ऐसा भी लिखा था ना कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कंसिडर किया जाएगा प्रोविजन में, ये देखो यहाँ पर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या है वो भी तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को हम लोग डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कंसिडर करेंगे। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज अर्लियर ऑफ द डेट ऑन विच द पेमेंट इज recorded in the books of account of the supplier credited to the supplier's bank account। मतलब अब मैं सप्लायर हूँ, ठीक है, मैं सेलर हूँ, मैंने अपने बुक्स में रिसीट जो है वो रिकॉर्ड करी है, से फॉर एग्जांपल आज की डेट पे जो कि है 26 अक्टूबर 2020, बट मेरे अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हुआ है ऑन द नेक्स्ट डे दैट इज 27 अक्टूबर 2020। तो दो डेट से मैंने तो आज मेरे अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मेरे पास चेक आज आ गया था, तो जैसा मैंने चेक रिसीव किया मैंने रिसीट की एंट्री मार दी, बट चेक में आज डाल के आया तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कब हुआ? कल की तारीख में हुआ। तो उस केस में दो डेट्स आ जाती है एक ही रिसीट के लिए, तो हमको कौन सी डेट कंसिडर करनी है? तो हमको इसमें से विच एवर इज अर्लियर है वो वाली डेट कंसिडर करनी होगी। ठीक है, तो अगर आप डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट की बात करते हो तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वाली डेट को आपको कंसिडर डेट ऑफ पेमेंट। फिर बात करते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की। जैसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स था वैसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस की अगर बात करें तो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड अ सेपरेट कट ऑफ पॉइंट। ये सेम प्रोविजन वहां पर भी था, वहां पर भी एक कट ऑफ पॉइंट डिसाइड करना जरूरी है कि हर महीने की कौन सी डेट पे इनवॉइस इशू किया जाएगा। when the invoice should be decide separate cutoff point of time when the invoice should be issued and payment of tax should be made। अब यहाँ पर देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा क्या गिना जाएगा। when due date of payment is ascertainable from the contract। कभी कभार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का होता है कि वहां से आपको पेमेंट का ड्यू डेट आप क्लियरली बता सकते हैं, it is clearly ascertainable, then in that case the invoice should have been issued ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सच पेमेंट। ठीक है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरीके का बना है कि आप पेमेंट का ड्यू डेट क्लियरली असर्टेनेबल है, पता कर सकते हैं,
तो भाई उस ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के दिन या फिर उसके पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए ताकि वो पेमेंट कर सके। सेकेंड सिनेरियो है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि पेमेंट कब तक में हो जाना चाहिए, तो उस केस में आपको इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, बिफोर और ऑन द रिसीट ऑफ पेमेंट, यानी कि जब आपको पेमेंट मिलता है तो पेमेंट मिलने के दिन पे या फिर उसके पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। थर्ड सिनेरियो इज पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। काफी बारी इस तरीके के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भाई हम लोग को सर्विसेज जो है कुछ फेजेस में देने होते हैं। जैसा एक फेज पूरा होता है और डिसाइड इस तरीके से होता है कि जैसा मेरा एक फेज पूरा होगा आप मेरे को उस फेज 1 का पेमेंट कर देंगे, जैसा मेरा फेज 2 पूरा होगा आप मुझको फेज 2 का पेमेंट पूरा कर देंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, मतलब वेरियस डिफरेंट फेजेस आर वेरियस डिफरेंट इवेंट। जैसे जैसे एक एक फेज पूरा होता है, एक एक इवेंट पूरा होता है, मेरे को पेमेंट मिलते जाएगा। तो उस केस में इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट, यानी कि जैसा मेरा फेज 1 पूरा होता है तो मेरे को फेज 1 पूरे होने पर या उसके पहले ही इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ठीक है, अभी तक में हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के प्रोविजंस देखे। आई एम श्योर कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और कुछ समझ में नहीं भी आया होगा, बट नॉट टू वरी। जैसा कि हमेशा ही हम होता है हमारे साथ कि प्रोविजन पढ़ने के बाद 50-60% चीजें क्लियर होती है लेकिन अभी भी डाउट होता है। बट जैसे ही हम लोग इलस्ट्रेशन लेना शुरू करते हैं तो हम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। हम लोग अब इलस्ट्रेशन लेंगे, जो भी प्रोविजन हमने डिस्कस किए अभी, तो उस इलस्ट्रेशन से हम लोगों के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, सारे प्रोविजन हमको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। सो नॉट टू वरी। और जब तक क्लियर नहीं समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग इस इलस्ट्रेशन को छोड़ेंगे नहीं, पूरा समझ के ही छोड़ेंगे। फाइन। तो कमिंग टू आवर प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोविजन इन अ बेटर वे। जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन है वो है एबीसीएन कंपनी, अ कॉस्ट अकाउंटेंट्स फर्म, इशूड इनवॉइस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर राम। तो एबीसीएन कंपनी जो है वो सप्लायर है सर्विस की, मिस्टर राम जो है वो सर्विस का रेसिपिएंट है। ऑन सर्विस कब सप्लाई इनवॉइस कब इशू हुआ है, तो भाई इनवॉइस इशू हुआ है ऑन 5th of August 2019। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ठीक है, तो ये इतने 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट केसेस है, हम लोगों को टाइम ऑफ सप्लाई बताना है फॉर ऑल दीज डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो पहला केस क्या है, द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वर कंप्लीटेड ऑन 1st of July 2019। ठीक है, तो सर्विस जो है वो 1 जुलाई 2019 को कंप्लीट कर दी गई थी। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, एबीसी एंड कंपनी इज द सप्लायर, इनवॉइस इशू हुआ है 5th of August, डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई। पहला वाला केस की बात कर रहे हैं जहां पर सर्विस जो है वो कंप्लीट कर दी गई थी ऑन 1st of July 2019 को। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई वांट यू ऑल टू ट्राई आउट व्हाट यू विल थिंक what could be the time of supply. If you want I can take you all to the ones for recollecting। देख लो यहाँ पर प्रोविजन इस तरीके का है कि अगर इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होगा। अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होगा। एंड टाइम पर इनवॉइस इशू हुआ कि नहीं हुआ वो देखने के लिए आपको देखना है कि इनवॉइस जो है वो सर्विस देने के टाइम पर या उसके 30 डेज के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए। तो आप इस प्रोविजन के बेसिस पे मुझको बताइए कि ये फर्स्ट वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा।
ओके, कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं 1 जुलाई। फाइन, आई ट्राई टू फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई अप्लाइंग द प्रोविजन। अब प्रोविजन में क्या बोला है आपको, कंसिडर अगर इनवॉइस, पहले तो ये चेक करना है कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या नहीं। तो भाई इनवॉइस जो है कब इशू हुआ है, 5 अगस्त को। और इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको देखना है कि सर्विस कब दी थी। सर्विस 1 जुलाई को दी थी, तो इनवॉइस जो है 1 जुलाई को इशू हो जाना चाहिए था, उसके पहले हो जाना चाहिए था, या फिर ज्यादा से ज्यादा उसके 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो 1 जुलाई के बाद 30 डेज अगर आप देखें तो इट विल बी 31 जुलाई और मे बी 1 अगस्त। और इनवॉइस उसके भी बाद में इशू हुआ है, तो यहाँ पर इनवॉइस जो है वो टाइम पर इशू नहीं हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उस वाले केस में, अच्छा, और हमको ये भी देखना है, ये लास्ट वाला पॉइंट भी हमको देखना है, पेमेंट वाला पॉइंट है यहाँ पे, मिस्टर राम मेड द पेमेंट ऑन, अच्छा ये तो अलग सिचुएशन, सॉरी। तो इनवॉइस जो है वो टाइम पर इशू नहीं हुआ है। तो जब इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं होता है तो हमको क्या कंसिडर करना होता है, हम लोगों को कंसिडर करना होता है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर इस वाले केस में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 1 जुलाई, और डेट ऑफ पेमेंट जो है वो नहीं दिया है हम लोगों को फर्स्ट वाले सिचुएशन के लिए। तो हम लोग डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस को ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे, जो कि है 1 जुलाई। एंड हेंस द आंसर गिवन बाय ऑल ऑफ यू ऑल, दोज हु हैव गिवन आंसर एज 1 जुलाई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सिचुएशन का हम लोग को टाइम ऑफ सप्लाई पता चल चुका है। वी आर मूविंग टू द सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड वाले सिचुएशन में क्या है, द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वर कंप्लीटेड ऑन 15 जुलाई 2019। तो यहाँ पर इस वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 15 जुलाई को। सेकेंड वाले सिचुएशन में क्या हुआ है, सर्विस जो है 15 जुलाई को खत्म कर दी गई है। सेकेंड वाले प्रोविजन में अगर हम लोग देखेंगे, सेकेंड वाले केस में, तो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है कि नहीं पहले वो देखेंगे। तो सर्विस जो है 15 जुलाई को कंप्लीट हो गई है और उसके 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस जो है वो इशू हो जाना चाहिए था। तो इनवॉइस जो है 5 अगस्त को इशू हुआ है, विच इज वेरी वेल विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, है ना। 15 जुलाई को सर्विस कंप्लीट हुई है और हमने 5 अगस्त को इनवॉइस इशू कर दिया, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर हमने इनवॉइस इशू कर दिया है। तो उस केस में फिर हम लोग अगर प्रोविजन अप्लाई करेंगे तो प्रोविजन क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट अवेलेबल नहीं है, तो डेट ऑफ इनवॉइस को ही हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेंगे, दैट इज 5 अगस्त। ठीक है, तो सेकेंड वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 5 अगस्त है। क्यों, क्योंकि इनवॉइस जो टाइम पे इशू हो चुका था। पहले वाले केस में इनवॉइस जो टाइम पे इशू नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड डेट ऑफ पेमेंट कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, आई होप देर आर नो डाउट्स एज सच। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हैं। 15 जुलाई इज नॉट द करेक्ट आंसर, 5 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड सिचुएशन नाउ। यस, ओके, coming to the third situation, Mr. Ram made the payment on 3rd of July 2019, though provision of services was yet to be completed। ठीक है, अब यहाँ पर सर्विस जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मिस्टर राम ने 3 जुलाई को पेमेंट कर दिया है। इनवॉइस हमने इशू किया है 5 अगस्त को, यानी कि इनवॉइस इशू होने के पहले पेमेंट आ चुका है हमारे पास।
तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन द थर्ड सिचुएशन? Okay, tell me time of supply in the third situation now. Okay. In this case, the answer would be the date of advance, the date on which the advance was received. देखो सर, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में तो हम लोग एडवांस के डेट को कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। बट सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हम लोग एडवांस अगर हमको मिलता है तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं करते। और इस वाले केस में एडवांस ही मिला है हम लोग को, क्योंकि सर्विस अभी तक हम लोग ने कंप्लीट नहीं करी है। इनवॉइस भी हमने 5 अगस्त को इशू किया था, बट पेमेंट हमको 3 जुलाई को ही आ गया था। तो विच इज एन एडवांस पेमेंट, एंड हेंस 3 जुलाई द डेट ऑफ एडवांस पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अवर टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि पहले आप ये भी, सर्विस अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है और हमने इनवॉइस तो इशू कर दिया है 5 अगस्त को, तो इसका मतलब इनवॉइस जो टाइम पर इशू हुआ है। अब इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ है तो प्रोविजन क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, 5 ऑफ अगस्त, और डेट ऑफ रिसीट पेमेंट क्या है, 3 ऑफ जुलाई। तो 3 जुलाई और 5 अगस्त में से विच एवर इज अर्लियर क्या आएगा, 3 जुलाई। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अवर टाइम ऑफ सप्लाई। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट वाला केस जो है वो मिस्टर राम मेड द पेमेंट ऑन 15th ऑफ जुलाई 2019 दो प्रोविजन वाज येट टू बी कंप्लीटेड। अब इस वाले फोर्थ वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? टेल मी व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फोर्थ केस। पहले पता करिए कि इनवॉइस जो टाइम पर इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इनवॉइस जो है वो, इनवॉइस इशू करने का ड्यू डेट क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ द डेट ऑफ ऑन और बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस। और इस वाले केस में तो प्रोविजन ऑफ सर्विस अभी भी चालू है, पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ ही नहीं है, बट हमने 5 अगस्त को इनवॉइस इशू कर दिया, यानी कि इनवॉइस जो है वो इशू हुआ है एकदम से टाइम पर। तो जब इनवॉइस टाइम पर इशू होता है तो हम लोग दो डेट कौन सी कंपेयर करते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस तो 5 अगस्त है और डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 15th ऑफ जुलाई है। उन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर इज अवर टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज 15th ऑफ जुलाई। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एज सच, और हमको टाइम ऑफ सप्लाई जो है 15th ऑफ जुलाई मिलेगा। So we have solved all the 4 independent cases for this illustration, and I hope आप लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, नो, 5th ऑफ अगस्त इज नॉट द करेक्ट आंसर सुष्मिता, 15th ऑफ जुलाई इज करेक्ट आंसर विच इज गिवन बाय गुप्ता राहुल, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई पता करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना है कि इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ है कि नहीं हुआ है।
टाइम पर इशू हुआ है तो हम लोग डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कंसिडर करेंगे। अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कंसिडर करेंगे। और इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ है कि नहीं हुआ है ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको देखना है कि इनवॉइस कब इशू हुआ है। द इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और विद इन 30 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। तो फिर इनवॉइस को हम लोग बोलेंगे कि टाइम पर इशू हुआ है, अदरवाइज इनवॉइस जो टाइम पर इशू नहीं हुआ है। ठीक है, बार बार मैं प्रोविजन रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि तुम लोग को प्रोविजन याद हो जाए। कमिंग टू द सेकंड इलस्ट्रेशन, मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर वाई वर्थ ₹50,000। ठीक है, तो मिस्टर एक्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, मिस्टर वाई जो है सर्विस रेसिपिएंट है। 50,000 रुपए का सर्विस है। 8th of April 2019 an advance of ₹10,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई। ठीक है, 10,000 रुपए का एडवांस मिला है 8 अप्रैल को। 10th of April द कंसल्टेंसी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस जो वो 10th of April है। 16th of May 2019 Mr. X receives balance payment of ₹40,000 and records it in his books. What will be the time of supply assuming Mr. X issues the invoice on? दो सिचुएशन है तो हमको दो अलग अलग बार टाइम ऑफ सप्लाई वर्कआउट करना है सिचुएशन वाइज। तो पहले हम लोग सिचुएशन वन का कंसिडर कर लेते हैं। सिचुएशन वन में ऐसा बोला है कि इनवॉइस जो है वो 15th of April 2019 को इशू किया गया है। तो अगर फर्स्ट वाला सिचुएशन होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एनीबडी प्लीज समवन लेट मी नो, ट्राई आउट। आई वांट एवरीबडी, every one of you to try and let me know what would be the time of supply in situation 1 when the invoice is issued on 15th of April 2019. Okay, so I've got few answers from Chirag and from Nakalkar Media. So let us see if the answers are correct. अगर हम लोग फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो इनवॉइस जो है वो कभी वो इशू हुआ 15th of April को। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इनवॉइस जो है वो टाइम पर इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा सर्विस जो है कब कंप्लीट हुआ था? हम लोग ने सर्विस जो दिया है वो 10th of April को दिया हुआ है। दैट मीन्स 10th हम लोग का इनवॉइस या तो 10th of April को हो जाना चाहिए था इशू, या फिर मैक्स टू मैक्स उसके
30 डेज तक में हो जाना चाहिए था। तो 10th ऑफ अप्रैल को सर्विस दिया है और 15th ऑफ अप्रैल को इनवॉइस इशू हुआ है, दैट इज वेरी वेल विद इन 30 डेज, यानी कि इनवॉइस जो है वो टाइम पर इशू हुआ है। तो इस वाले केस में हमारा जो फर्स्ट वाला प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो हम लोग को क्या है, पेमेंट जो है वो दो अलग अलग पार्ट में मिले हैं। पहला एक पेमेंट हम लोग को मिला है 10,000 को, एक पेमेंट हम लोग को मिला है 10,000 का 8th ऑफ अप्रैल को। दूसरा पेमेंट हम लोग को मिला है 16th ऑफ मई को। तो दो अलग अलग डेट्स पे हम लोगों को पेमेंट मिले हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट पेमेंट को कंपेयर करते हैं विद द इनवॉइस डेट, और फर्स्ट पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई अगर पता करेंगे तो विच एवर अर्लियर के हिसाब से पहला जो 10,000 का जो पेमेंट है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई आएगा 8th ऑफ अप्रैल 2019। फिर जो दूसरा वाला जो पेमेंट हुआ है वो है बैलेंस पेमेंट जो हुआ है 16 मई को हुआ है, 16th ऑफ मई। 16th ऑफ मई को अगर 15th ऑफ अप्रैल से कंपेयर करें तो यानी कि रेस्ट पेमेंट जो है 40,000, उसके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगा विच एवर अर्लियर के हिसाब से 15th ऑफ अप्रैल 2019। So this is the answer to the question. For the first payment, our date time of for the rupees first 10,000, the time of supply will be 8th of April, ठीक है, which is an advance payment. And for the balance payment, the time of supply will be 15th of April, which is earlier of date of invoice and date of receipt of payment. आई होप देर आर नो डाउट्स और क्वेरीज एज सच। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज लेट मी नो। और इस बारी इस वाले क्वेश्चन में दो दो टाइम ऑफ सप्लाई क्यों आया, क्योंकि पेमेंट दो अलग अलग टाइम पर पे हुए हैं। और ये पेमेंट क्या है, एडवांस पेमेंट जो है वो 1,000 रुपए के ऊपर का है, इसलिए उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर रहे, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था कि इफ द एडवांस पेमेंट इज फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन रुपीज 1,000 देन वी विल हैव टू कंसिडर एडवांस पेमेंट, वी कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है। अभी सेकेंड सिचुएशन पे आ जाते हैं। सेकेंड सिचुएशन में इनवॉइस जो है 15th ऑफ मई को इशू हुआ है। तो 15th ऑफ मई को इनवॉइस अगर इशू होता है तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई आएगा? समबडी वर्कड आउट एंड लेट मी नो। बताओ, पता करके कितना आ रहा है सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से।
ओके, सो वील वर्क आउट द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड सिचुएशन एज वेल। अब सेकंड सिचुएशन में इनवॉइस जो 15 मई 2019 को इशू हुआ है, तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इनवॉइस जो टाइम पे इशू हुआ है या नहीं। तो सर्विस जो है हमारी 10 अप्रैल को खत्म हो गई थी और इस इनवॉइस हमने 15 मई को दिया है, यानी कि इट इज आफ्टर कंप्लीशन, सर्विस कंप्लीशन के 30 डेज के बाद हुआ है, यानी कि इनवॉइस जो टाइम पर इशू नहीं हुआ है। तो उस वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज विच एवर इज अर्लियर। तो जो पहला जो 10,000 वाला जो है, 10,000 पेमेंट हुआ है, उस केस में डेट ऑफ पेमेंट है 8th ऑफ अप्रैल और कंप्लीशन ऑफ सर्विस जो है 10th ऑफ अप्रैल, तो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से 8th ऑफ अप्रैल 2019 आएगा। और जो बैलेंस 40,000 है, उस केस में डेट ऑफ पेमेंट है 16th ऑफ मई और कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 10th ऑफ अप्रैल, तो वहां पर विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से 10th ऑफ अप्रैल आएगा। So second situation, the answers are 10,000 के लिए 8th of April and 40,000 के लिए 10th of May 2019। ये थे, एंड आई होप सब लोग को समझ में भी आ गए हैं दो इलस्ट्रेशन में कैसे हमने टाइम ऑफ सप्लाई वर्कआउट किया है फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ वी विल लुक ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, थर्ड इलस्ट्रेशन देख रहे हैं अभी हम लोग। A contract for supply of professional service was entered for ₹5 lakhs। ठीक है, 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द पीरियड ऑफ 2 months ऑन 20th of July 2019। तो 2 महीने तक चलने का और चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है जो 20 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। However, on 16th of August 2019, the recipient informed the supplier that he is not willing to receive any more service under the contract। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट 20 जुलाई से चालू हुआ था, 2 महीने तक चलने वाला था, यानी अगस्त और सितंबर तक चलने वाला था। बट बीच में ही 16th ऑफ अगस्त को रेसिपिएंट ने बोल दिया कि उसको और आगे सर्विस नहीं चाहिए एंड सर्विस ही वांट्स टू टर्मिनेट। बोथ ऑफ देम मैन्युअली अग्रीड दैट द सर्विसेज प्रोवाइडेड टिल डेट कैन बी वैल्यूड एट ₹3,50,000। मतलब उस टाइम तक में जितना सर्विस प्रोवाइड हुआ है उसका वैल्यू ₹3,50,000 तक का अग्री किया गया। Invoice for this was issued on 20th of August 2019, and the payment was made by the recipient on 25th of August 2019। तो हम लोग को इसका टाइम ऑफ सप्लाई का पता करना है। So what would be the time of supply under this situation? Can anybody tell me or answer me what would be the time of supply under this situation? ओके, आई डोंट नो व्हाई नोबडी इज ट्राइंग, नोबडी इज इवन ट्राइंग टू आंसर। बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन है, ऊपर हमने प्रोविजन डिस्कस किया है उसके बेसिस पे ही है ये इलस्ट्रेशन। ये सीसेशन ऑफ सर्विस वाला इलस्ट्रेशन है, इसका हमने यहाँ पे प्रोविजन किया था। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस वाले केस में ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया, इन केस ऑफ सीसेशन ऑफ सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, इस वाले प्रोविजन के बेसिस पे है ये इलस्ट्रेशन। तो इन केसेस में क्या होता है, द इनवॉइस शुड बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। ठीक है, तो ही इशू ऑफ इनवॉइस ऑन टाइम कहलाएगा, अदरवाइज इनवॉइस नॉट इशूड ऑन टाइम कहलाएगा। अब इस वाले इलस्ट्रेशन में क्या बोला है उन्होंने कि 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने वाला, 2 महीने की सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, 20 जुलाई 2019 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है और लेकिन 16 अगस्त 2019 तक में कॉन्ट्रैक्ट को सीज कर दिया, स्टॉप कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो मतलब यहीं से सर्विस सीज हो गई। तो एज पर द प्रोविजन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा ऐसी सिचुएशंस में? ऐसी सिचुएशन में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस वुड बी द डेट ऑफ सीसेशन ऑफ सर्विस ऑन और बिफोर द सीसेशन ऑफ सर्विस। यानी कि हम लोग को इनवॉइस जो है 16 अगस्त या उससे पहले इशू कर देना चाहिए था फॉर द सर्विसेज कंप्लीटेड। 3.5 लाख रुपए तक का सर्विस कंप्लीट हुआ है, इतने वैल्यू का इनवॉइस बनाना था
और उसको इशू कर देना चाहिए था 16 अगस्त या उसके पहले। बट हम लोगों ने इनवॉइस इशू कभी किया है 20th अगस्त को, यानी कि इनवॉइस जो है लेट इशू हुआ है, टाइम पर इशू नहीं हुआ है। तो जब इनवॉइस लेट इशू होता है तो प्रोविजन क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ द रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करते हैं। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस जो है वो 16 अगस्त 2019 मानी जाएगी, क्योंकि तभी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया था। एंड डेट ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट तो 25 अगस्त को रिसीव हुआ है, तो इसमें से विच एवर अर्लियर करेंगे तो 16 अगस्त 2019 विल बी कंसिडर्ड एज योर टाइम ऑफ सप्लाई। So this is your time of supply. When the service are ceased or terminated midways, तो उस केस में आपको इनवॉइस तब तक में इशू कर देना चाहिए था, बट इस केस में इनवॉइस लेट इशू हुआ है और इसलिए हम लोग डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ टर्मिनेशन को ही डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस अज्यूम कर रहे हैं 16 अगस्त को। तो उस डेट को या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर में से हमको टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करना था। तो 16 अगस्त इज द आंसर फॉर दिस इलस्ट्रेशन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट and you are noting down the solution as well. I don't know why this batch is so interactive. दूसरी कॉलेज में I teach there, I get so many answers from the student for the illustrations that I have been discussing, but here hardly a couple of students are answering, and for the last illustration I got no answers from any student. I doubt even if anybody is able to hear me or not. Okay. I've got no other option but to move on to the next illustration, assuming that everybody is able to listen and everybody is able to understand. So coming to the next illustration, illustration 4, Mr. X is getting construction service from a developer against buying of an under construction flat for the period 1st July 2018 to 31st of March 2019 for rupees 1 crore 50 lakhs. The transactions are structured as follows. Now they have given us 3 different situations. तो एक ही इलस्ट्रेशन है बट हमको उसको 3 अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमको सॉल्व करना है और टाइम सप्लाई आइडेंटिफाई करना है। आई विल ऑल्सो गिव यू अ हिंट कि ये कौन से वाले इलस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड, कौन से वाले प्रोविजन के बेस्ड ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशन है। तो ये इस वाले प्रोविजन के ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशन है, कंटिन्यूअस सप्लाई वाले प्रोविजन, जहां पर हमको कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वाला इलस्ट्रेशन है, प्रोविजन के बेस्ड ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशन है। 3 सिचुएशन है वहां पर भी और यहाँ पर भी 3 अलग अलग पॉइंट्स है। तो वो सारे जो पॉइंट्स है वो सारे जो सिचुएशन है वो इन पॉइंट्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला सिचुएशन क्या है। The transactions are structured as follows. Situation 1, equal installments to be paid at the end of every quarter. तो मतलब पहला सिचुएशन ये है कि जो कंस्ट्रक्शन सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अमाउंट है 1 करोड़ 50 lakhs का, उसको हमें
इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। और हम लोगों ने ये कब चालू किया है, 1 जुलाई को हमने चालू किया है। तो 1 जुलाई से 3 क्वार्टर, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019। तो 1 जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, और जनवरी फरवरी मार्च तीसरा क्वार्टर हो गया। और तब तक में हमको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना था 31 मार्च, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, सो ये वाला जो सिचुएशन है यहाँ पर क्या है, क्लियरली पेमेंट डेट जो है वो असरटेनेबल है। ठीक है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? ओके, I've got one answer, 10th of April। ये जो सिचुएशन ये फॉल करता है फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, वेयर द डेट ऑफ पेमेंट इज असरटेनेबल। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है कि डेट ऑफ पेमेंट जो है वो पेमेंट जो है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में करनी है और क्वार्टर एंड्स में करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ शेयर। तो पहला पहला पेमेंट तो हम लोग को कब करना है? पहला पेमेंट हमको कब करना है, इक्वल पेमेंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। सो वी नीड टू रिसीव फर्स्ट पेमेंट बाय कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। एंड यहाँ पर क्या बोला है, इनवॉइस कब तक में इशू हो जाना चाहिए, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट का ड्यू डेट क्या था, देखिए यहाँ पे प्रोविजन है, मैं प्रोविजन बता देता हूँ आपको। इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, और पेमेंट कैसा है बोला है लोगों ने करने के लिए, पेमेंट शुड बी डन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो जब पहला क्वार्टर की हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर जो है वो सितंबर में खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वार्टर जो है कब खत्म होगा, 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 30 सितंबर तक में हमारा पहला पेमेंट हो जाना चाहिए था, पहला पेमेंट हमको मिल जाना चाहिए था। ठीक है, और वो पेमेंट कितने का मिलना चाहिए था, 50 लाख रुपीज का, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करना था। तो हमारा इनवॉइस भी जो है फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक में हमको रेस कर देना चाहिए था। दैट इज 30 सितंबर तक में हमको इनवॉइस रेस कर देना चाहिए था। बट हमने इनवॉइस कब रेस किया है, हमने 3 अक्टूबर को इनवॉइस रेस किया है, यानी कि हमने 30 सितंबर वाला जो ड्यू डेट है उसके बाद हमने इनवॉइस रेस किया है। तो मतलब हमने इनवॉइस लेट रेस किया है। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी date of completion of the contract or date of payment whichever is earlier। तो पहला वाला टाइम ऑफ अगर इनवॉइस जब लेट इशू होता है तो प्रोविजन क्या है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज विच एवर इज अर्लियर। तो हमारे इस वाले केस में हमारा पेमेंट कब आया है, हमारा पेमेंट आया है 15 अक्टूबर को, और हमने सर्विस कब कंप्लीट कर दी है, 30 सितंबर को। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर अगर करेंगे तो 30 सितंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि इनवॉइस इज नॉट इशूड ऑन टाइम। क्यों इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ है, क्योंकि इनवॉइस 30
सितंबर तक में इशू हो जाना चाहिए था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बोला हुआ है कि पेमेंट जो है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है, तो पेमेंट के टाइम पर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, बट हमने इनवॉइस कब इशू किया? 3 अक्टूबर को इशू किया, विच इज लेट। तो जब लेट इनवॉइस इशू करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड करते हैं? तो भाई उस टाइम पे प्रोविजन क्या है आपको? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ पेमेंट में से विच एवर इज अर्लियर कंसिडर करना है। तो सर्विस 30 सितंबर को खत्म हो चुकी थी, पेमेंट 3 अक्टूबर को किया, तो विच एवर इज अर्लियर यानी कि सर्विस कंप्लीशन डेट दैट इज 30th ऑफ सितंबर विल बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द फर्स्ट सिचुएशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैंने टाइम ऑफ सप्लाई कैसे वर्कआउट किया है। I am not on mute anymore. You should be able to hear or listen to me. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला सिचुएशन को हमने आंसर कर दिया है। यहाँ पर 30th ऑफ सितंबर विल बी अवर टाइम ऑफ सप्लाई, बिकॉज 30th ऑफ सितंबर को हमारा पहला वाला एक फर्स्ट पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो चुका था। अभी सेकेंड वाले की बात करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में ही है हम लोग अभी तक। फर्स्ट सिचुएशन में अब जो हमारा सेकेंड पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का, वो हमारा सेकेंड क्वार्टर के एंड में खत्म हो गया। हमने इनवॉइस कब इशू किया? 2 दिसंबर को हमने इनवॉइस इशू कर दिया है। तो मतलब इस केस में वी हैव इशूड इनवॉइस ऑन टाइम, बिकॉज जहां पर डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर क्या असर्टेनेबल है। तो एज पर द प्रोविजन अगर डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो आपको डेट ऑफ पेमेंट को या फिर उसके पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। तो हमको पता है कि दूसरा पेमेंट हमको 31 दिसंबर तक में आ जाना चाहिए था, और तो हमको 31 दिसंबर या उसके पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। और हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। हमने 2 दिसंबर को यानी कि 31 दिसंबर के पहले इनवॉइस इशू कर दिया है। तो मतलब हमने इनवॉइस जो है टाइम पर इशू किया है। तो जब इनवॉइस टाइम पर इशू होता है तो व्हेन इनवॉइस इज ऑन टाइम, तो प्रोविजन क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 2 दिसंबर। और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? एक्चुअल पेमेंट जो है वो 3 फरवरी मिला है, 3 फरवरी। तो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से 2 दिसंबर विल बी कंसिडर्ड एज अवर टाइम ऑफ सप्लाई। 2 दिसंबर will be considered as our time of supply. I hope you are able to understand. Yes, those who are given answers are correct.
2nd of December is the correct answer for the second illustration. अब लोग थर्ड वाला सिचुएशन 1 के अंदर थर्ड पेमेंट का देखते हैं। तो हमारा थर्ड इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर यानी कि 31 मार्च 2019 को मिल जाना चाहिए था। ठीक है, तो हमको इनवॉइस भी 31 ऑफ मार्च 2019 या उसके पहले इशू कर देना चाहिए था, बट हमने इनवॉइस इशू किया है 10th ऑफ अप्रैल 2019 को। तो मतलब हमने फिर से यहाँ पर इनवॉइस जो लेट इशू किया है, तो मतलब इनवॉइस इज नॉट इशूड ऑन टाइम। तो प्रोविजन क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो कंप्लीट तो 31 ऑफ दिसंबर को हुआ है, पेमेंट आया है 20th ऑफ मार्च को, तो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से यहाँ पे 20th ऑफ मार्च विल बी कंसिडर्ड एज अवर टाइम ऑफ सप्लाई। Yes, again, all those who have given answers are correct. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू सिचुएशन 2। ठीक है, इसी प्रॉब्लम के अंदर सेकेंड सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो लोग के बीच में कि पेमेंट टू बी मेड एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि पेमेंट जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करेंगे वो लोग। तो इट बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द प्रोविजन, विल गो बैक टू द प्रोविजन। यहाँ पर ये वाले पार्ट में प्रोविजन आ रहा है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable from the contract। मतलब ड्यू डेट जो है पेमेंट का, इसके पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में कैसा था, ड्यू डेट वाज ascertainable कि भाई हमको पता है कि एट द एंड ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट मालूम पड़ जाएगा, बट यहाँ पर ड्यू डेट जो है वो ascertainable नहीं है। तो इस वाले केस में जब हमको पता नहीं है कि पेमेंट मेरे को कब तक में मिलने वाला है मेरे काम का, तो उस केस में मैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर करूंगा, बिफोर और ऑन द रिसीव्ट ऑफ पेमेंट। जैसा मैं पेमेंट मेरे को जब भी मिलेगा तो पेमेंट के दिन पे या उसके पहले मेरे को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब सेकेंड सिचुएशन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों होगा, वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, हमको पता नहीं है कि हमको हमारा पेमेंट कब मिलेगा। तो उस वाले केस में हमको इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए, पेमेंट के टाइम पे या उसके पहले इशू कर देना चाहिए। तो पहला वाला जो पेमेंट आया है वो है 12th ऑफ जनवरी को, तो हमको 12th ऑफ जनवरी या उससे पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, पर हमने इनवॉइस कभी इशू किया 14th ऑफ जनवरी को, यानी कि हमने इनवॉइस जो टाइम पर इशू नहीं किया। तो जब हम लोग इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं करते तो प्रोविजन क्या होता है, डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर है 31 ऑफ दिसंबर और डेट ऑफ पेमेंट है 12th ऑफ जनवरी। तो इस केस में विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से 31 ऑफ दिसंबर विल बी कंसिडर्ड एज अवर टाइम ऑफ सप्लाई, बिकॉज हमारा इनवॉइस जो है वो टाइम पर इशू नहीं हुआ है। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पेमेंट, अब दूसरा वाला जो पेमेंट आया है वो आ गया है 2nd ऑफ अप्रैल को। तो 2nd अप्रैल को जब दूसरा पेमेंट आया है तो हमारा इनवॉइस क्या है 2nd अप्रैल, या फिर उसके पहले हमको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, पर हमने इनवॉइस इशू किया है 22 अप्रैल को, यानी कि फिर से वही बात हो गई कि हमने इनवॉइस जो है लेट इशू किया है। तो जब इनवॉइस लेट इशू होता है तो ड्यू डेट के तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों केस में विच एवर इज अर्लियर 31 ऑफ मार्च आएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, इस वाले केस में 31 ऑफ मार्च, बिकॉज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इज बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट एंड हेंस
31st of March 2019 will be considered as our time of supply. Now coming to the third situation. अब जो थर्ड सिचुएशन है उसमें क्या बोला है वो लोग ने, कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो लोग के बीच में कि 40% पेमेंट जो है ऑन 40% कंप्लीशन एंड बैलेंस पेमेंट ऑन 100% कंप्लीशन। तो ये कौन से वाले पार्ट को रेफर कर रहा है? ये जो हमारा कंटिन्यूस सप्लाई का जो प्रोविजन है उसके थर्ड पार्ट को बिलोंग करता है, वेयर पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। तो जैसे 40% काम हो जाएगा तो 40% पेमेंट मिल जाएगा। तो उस केस में इनवॉइस कब इशू होना चाहिए? ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। ठीक है। तो यहाँ पर पहला इवेंट जो है वो कब कंप्लीट हो रहा है? वो 1 अक्टूबर को कंप्लीट हो रहा है। तो हमको इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए? 1 अक्टूबर को, या उससे पहले हम लोग को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो हमने इनवॉइस कब इशू किया है? 29 सितंबर को हमने इनवॉइस इशू कर दिया। दैट इज वेरी वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। तो मतलब हमारा इनवॉइस जो है वो टाइम पर इशू हो चुका है, इनवॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम। तो उस केस में जब इनवॉइस इज ऑन टाइम, प्रोविजन क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब डेट ऑफ इनवॉइस है 29 सितंबर, डेट ऑफ पेमेंट है 5 अक्टूबर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? 29 सितंबर। ये हमारा पहले वाला टाइम ऑफ सप्लाई आ गया 29 सितंबर, बिकॉज हमारा डेट ऑफ इनवॉइस इज अर्लियर और इज बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट। दूसरा वाला जो पार्ट है, बैलेंस पार्ट, वो हमारा खत्म हो गया 31 मार्च 2019 को। तो उस हिसाब से हमारा इनवॉइस जो है वो 31 मार्च 2019 को इशू हो जाना चाहिए था, या फिर उसके पहले। पर हमने इनवॉइस कब इशू किया है? 24 अप्रैल 2019 को। यानी कि हमने इनवॉइस जो है वो लेट इशू किया है, बिकॉज हमको 31 मार्च है उसके पहले कर देना चाहिए, बट हमने 24 अप्रैल को किया है। तो जब हम लोग इनवॉइस लेट इशू करते हैं, यानी कि इनवॉइस नॉट ऑन टाइम रहता है, तो प्रोविजन क्या है? डेट ऑफ कंप्लीशन या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है हमारा? 31 डेट ऑफ पेमेंट क्या है हमारा? 28 अप्रैल। तो इनमें से विच एवर अर्लियर कौन सा फॉल करता है? 31 मार्च 2019। तो इस वाले के लिए 31 मार्च 2019 विल बी कंसिडर्ड एज अवर टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन था। इसके अंदर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए हमने। तीनों सिचुएशन में, मतलब जब टाइम ऑफ पेमेंट और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, तो उस केस में आपको इनवॉइस जो है वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के दिन या उसके पहले का इशू कर देना चाहिए। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इनवॉइस इशूड ऑन टाइम। फिर दूसरा वाला पॉइंट है व्हेन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, तो उस केस में क्या है? पेमेंट के डेट को आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, या फिर उसके पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इनवॉइस इशूड ऑन टाइम। एंड तीसरा सिचुएशन है कि पेमेंट आर लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ इवेंट्स। तो उस केस में आपको कंप्लीशन ऑफ इवेंट के टाइम पर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो आपका इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ है ऐसा कंसिडर किया जाएगा। तीनों पॉइंट में हमने सम सॉल्व किए। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई भी इशू है, कोई भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो लेट मी नो।